तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1। बेहतरीन चैप्टर है जो इसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। बहुत ही आसान चैप्टर भी है। तो चलो इसको शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है व्हाट इज़ रिसोर्स। आखिर रिसोर्स किसको कहते हैं? तो रिसोर्स ऐसी वो चीज़ है, एवरीथिंग दैट वी रिक्वायर फॉर आवर डेली लाइफ। ऐसी जो भी चीज़ जो कि हम लोग को अपने लाइफ में, डेली लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम लोग को ज़रूरत है, जो कि टेक्निकली एक्सेसिबल है, इकोनॉमिकली फीजेबल है, कल्चरली एक्सेप्टेबल है, उन सब चीज़ को हम लोग क्या कह दिए हैं? रिसोर्स कह दिए हैं। अच्छा चलो इसको अच्छे से समझाते हैं तुम लोग को कि टेक्निकली एक्सेसिबल यानी कि जिसको तुम एक्सेस कर सकते हो, यानी कि तुम समाज में इसको एक्सेस कर सकते हो। सेकेंडली इकोनॉमिकली फीजिबल, जो कि तुम उसको आराम से खरीद सकते हो, तुम्हारे लिए अफोर्डेबल है वो। और तीसरी ये चीज़ कल्चरली एक्सेप्टेबल, कि वो कल्चर में यानी कि तुम्हारे सोसाइटी में वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। अच्छा मान लो तुम कोई कार खरीदे, तो कार क्या है? एक टेक्निकली एक्सेसिबल है, हाँ भैया हम उसको चला सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। दूसरा इकोनॉमिकली फीजिबल है, हाँ भैया 2 लाख 3 लाख 4 लाख का मिलता है भैया, फीजिबल है। तीसरा क्या है? कल्चरली एक्सेप्टेबल, क्या वो कल्चरली एक्सेप्टेबल है, क्या उसको समाज स्वीकार करेगा? तो हाँ भैया उसको करेगा। अच्छा अब ऑन दी अदर हैंड हम लोग एटम बम का बात करते हैं, बम बारूद का बात करते हैं, तो टेक्निकली एक्सेसिबल है क्या वो? हाँ भैया एक्सेसिबल तो है, हम उसको कहीं पे भी डाल देंगे तो वो फूट जाएगा। दूसरा इकोनॉमिकली फीजिबल है क्या? तो ये तो भैया मेरे को नहीं पता। और तीसरा कल्चरली एक्सेप्टेबल है क्या? तो नहीं, अगर तुम समाज में एटम बम को लेकर आ जाते हो तो तुमको धक्के मार के निकाल दिया जाएगा बाबा। तो नहीं है, कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो क्या हो गया? वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा। और ऑन दी अदर हैंड कार क्या है? तो कार तुम्हारे लिए एक रिसोर्स है जो कि तुमको कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तुम्हारे डेली लाइफ के लिए वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि थिंग्स को ट्रांसफॉर्म करने का प्रोसेस क्या होता है। तो देखो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, हम ही लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं कोई भी चीज़ को। कैसे? तो नेचर से, बाय एक्सट्रैक्टिंग थ्रू नेचर। नेचर से हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर टेक्नोलॉजी से हम उसको प्रोसेस में करते हैं। प्रोसेस किसके द्वारा करते हैं? टेक्नोलॉजी के द्वारा करते हैं, और फिर उस पर कुछ रूल रेगुलेशन लगाते हैं। यही मेन प्रोसेस था। तो नेक्स्ट टॉपिक ये कहता है कि क्या रिसोर्स गिफ्ट ऑफ नेचर है? क्वेश्चन आ जाता है भैया, क्या गिफ्ट ऑफ नेचर रिसोर्स है? तो आंसर है नो। आखिर क्यों भैया, क्यों नो कह रहे हो आप? रिसोर्स तो गिफ्ट ऑफ नेचर ही है। तो नहीं, क्योंकि हमने इसको बोरोड किया है। बोरोड यानी कि मैंने इसको लिया है। किससे लिया है? तो हमारे प्रीवियस जनरेशन से, हम लोग के प्रीवियस जनरेशन से हम लोग ने इसको लिया है। और इसको हम लोग को किसको देना है? तो हम लोग को कमिंग जनरेशन को देना है, जो हम लोग के आने वाली पीढ़ी हैं उनको देना है। ठीक है, और ऐसा करना है कि हम लोग इसका एक्सप्लॉइट ना कर सकें, इसको बर्बाद नहीं कर सकें। जैसे कि वाटर हो गया, वाटर हम लोग के हाथ कैसे लगा? कैसे? तो हम लोग के जो प्रीवियस जनरेशन थे उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया, तब जाके वो हम लोग के हाथ में आया। और अगर हम लोग उसको एक्सप्लॉइट करेंगे तो वो हम लोग के आने वाले जनरेशन को नहीं मिल पाएगा। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स हम लोग कैसे करते हैं। तो क्लासिफिकेशन हम लोग रिसोर्स कुछ 4 बेसिस पे करते हैं। जैसे कि पहला बेसिस हो गया कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पे हम लोग इसको क्लासिफाई किए हैं रिसोर्स को 2 टाइप्स में। कौन कौन सा? 9th में भी पढ़े हैं भैया, 8th में भी पढ़े हैं, ये तो मत बताओ भैया, तो हम बताएंगे फिर भी। बायोटिक और अबायोटिक में इसको डिवाइड किया गया है। अब दूसरा किस बेसिस पे? तो ऑन दी बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, तीसरा क्या है? तो ऑन दी बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पे भी इसको डिवाइड किया गया है। तो इंडिविजुअल किसी एक आदमी के लिए, कम्युनिटी किसी समूह के लिए, नेशनल और इंटरनेशनल। समझ गए? अब लास्टली का क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंटल के स्टेटस के आधार पे भी डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? तो पहला है पोटेंशियल, दूसरा है स्टॉक, तीसरा है रिजर्व, और चौथा है डेवलप्ड। ये तुमको याद करना पड़ेगा, इसके डीपली कोई क्वेश्चन नहीं आता है कि व्हाट इज पोटेंशियल एंड व्हाट इज स्टॉक। समझ गए? डीपली पढ़ाई नहीं करना है, बस ओवरव्यू तुमको पता होना चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक उठता है यहाँ से डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स का डेवलपमेंट। रिसोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ये बात तो सबको पता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही क्या कहते हैं, वाइटल है ये हम लोग के लिए। रिसोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल। क्यों? ताकि वो हम लोग के लाइफ के क्वालिटी को मेंटेन कर सके। किस लिए? ताकि वो मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ द लाइफ।
ठीक है। और ये नेसेसरी है कि भैया हम लोग इसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ ना करें, वरना इससे बहुत तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। देखो क्या क्या की प्रॉब्लम हो सकती है कि मेजर प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ क्या होगा, तो पहला ये प्रॉब्लम उठ जाएगा कि डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स हो जाएगा, रिसोर्स की कमी हो जाएगी। क्यों? उन ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, यानी कि डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स फॉर ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, कुछ इंसानों या फिर इंडिविजुअलों के ग्रीड की वजह से रिसोर्स की कमी हो जाएगी। दूसरा कि एक्यूमिनेशन ऑफ रिसोर्स इन हैंड्स ऑफ फ्यू, किन्हीं कुछ ही के हाथों में सिर्फ और सिर्फ वो रिसोर्स आ सकता है। और लास्टली क्या होगा, ग्लोबल क्राइसिस में अराइज, बहुत सारी ग्लोबल क्राइसिस अराइज हो जाएंगी, फ्लडिंग हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, बाढ़ आ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। अब भैया आप सोच रहे हो कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहला सॉल्यूशन तो क्या है, हम लोग इसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ नहीं करना है, ठीक है। देखो तो इसका सॉल्यूशन क्या किया गया कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इसका सॉल्यूशन है। अब भैया इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स कैसे इसका है सॉल्यूशन बताते हैं, आगे देखते हैं। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, बाय रिसोर्स को प्लानिंग कर सकते हैं, रिसोर्स की प्लानिंग कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। रिसोर्स की प्लानिंग करने के लिए हम लोग को जानना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो ऐसा डेवलपमेंट जो कि विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट कमिंग जनरेशन विल बी एबल टू यूज़ इट, यानी कि ऐसा डेवलपमेंट करो कि तुम इन्वायरमेंट को डैमेज भी नहीं कर रहे हो और आने वाली पीढ़ी भी उसको आराम से यूज़ कर सकती है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो भैया 8वीं 9वीं में सब में पढ़े थे, पता ही है इतना कि डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग इन्वायरमेंट कमिंग जनरेशन विल बी एबल टू यूज़ इट। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है कि रियो समिट क्या था, रियो समिट कब हुआ था और रियो समिट का क्या एड्रेस था, कि उसको क्या क्या मेन उसका ऑब्जेक्टिव था। तो चलो इसको समझते हैं हम लोग। तो रियो समिट 1992 में हुआ था, इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसको इंटरनेशनल अर्थ समिट के भी नाम से हम लोग जानते हैं। और इसका मेन एम क्या था, ताकि वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को एड्रेस कर सके, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था ना कि 100+ कंट्रीज़ के हेड को बुलाया गया था, कहाँ पे, तो रियो ब्राज़ील में, रियो ड जनेरियो एक जगह था ब्राज़ील में, वहाँ पे बुलाया गया था 100+ कंट्रीज़ के हेड को, और उनसे साइन कराया गया था क्या, डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको उन्होंने साइन करा दिया गया था। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि इन द रियो समिट 100+ कंट्रीज़ ऑफ हेड व्हाट डिड दे साइन, क्या उन्होंने साइन किया था, तो डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ये नोट कर लो। और अब देखो रियो समिट के आउटकम्स क्या क्या निकले, रियो समिट में जो 100 लोग से 100 कंट्रीज़ के ज़्यादा हेड आए थे, उन्होंने क्या डिसीज़न लिया, तो उन्होंने 2 टाइप के डिसीजन लिए। पहला डिसीजन लिया फॉरेस्ट प्रिंसिपल को लेके कि आखिर फॉरेस्ट को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, जो हम लोग के प्लांट्स पौधे इंडेंजर्ड हो गए हैं उन लोग को प्रिजर्व कैसे किया जाए। तो इसका आंसर हम लोग उसमें पढ़ेंगे, जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। तो अब देखो एजेंडा 21 भी इसमें एक आउटकम्स निकला था, यही मेन हम लोग को पढ़ना था। तो एजेंडा 21 क्या था, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बोला गया था, जो कि अभी पढ़े हम लोग। और एवरी लोकल गवर्नमेंट हैज़ इट्स ऑन लोकल एजेंडा, हर लोकल गवर्नमेंट के पास उसकी एक अलग नीति होनी चाहिए, उनका एक अलग एजेंडा होना चाहिए, ये एजेंडा 21 में बोला गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब पिछले टॉपिक में हम लोग जान रहे थे कि रिसोर्स प्लानिंग हम लोग करके इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और तो रिसोर्स प्लानिंग हम लोग कैसे करें भैया, सवाल ये उठता है कि रिसोर्स प्लानिंग को हम लोग कैसे करें, वाई और क्यों करें। पहले तो ये समझो कि क्यों करना है रिसोर्स प्लानिंग को हम लोग को, क्योंकि हम लोग के इंडिया में या फिर अलग भी जगह पे नोटिस करोगे तो डिफरेंट रीजन डिफरेंट रिसोर्स में रिच हैं, लेकिन कुछ सर्टेन रिसोर्स में वो पुअर हैं। इसका मतलब समझे कि नहीं, यानी कि डिफरेंट अलग अलग रीजन अलग अलग रिसोर्स में रिच हैं, यानी कि उसमें बहुत अच्छे हैं वो लोग, लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्स भी हैं जो कि किसी जगह पे बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, तो छत्तीसगढ़ और झारखंड और एमपी, देखो ये सब क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो झारखंड और छत्तीसगढ़ एमपी कोल में मतलब कोल में उन लोग का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है उस जगह पे, लेकिन अब आगे देखो तो अरुणाचल प्रदेश में क्या था, अरुणाचल प्रदेश में वाटर ओपी था, यानी कि ओपी मतलब एकदम अच्छा था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन था,
ठीक है। राजस्थान में सोलर एनर्जी ओपी है, तो विंड एनर्जी भी अच्छा है, लेकिन क्या है, लैक ऑफ वाटर राजस्थान में, जैसे कि सब लोग जानते हैं हम लोग। और उससे तो अभी लद्दाख में वो खुला है कैनाल, जिसकी वजह से बहुत अच्छे से सब लोग वहाँ पे पानी मिल जा रहा है। तो और फिर टॉपिक पे आ जाते हैं, भटक गए थे हम लोग। तो लद्दाख में क्या है, तो लद्दाख में मिनरल्स ओपी है बट वाटर की कमी है, ठीक है, समझ गए। अब देखो इस सब चीज़ को कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो रिसोर्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन से कर सकते हैं, बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स कर सकते हैं। अच्छा चलो अब समझते हैं कि बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स क्या होता है, एकदम फाड़ू तरीके से समझेंगे, आ जाओ। तो देखो बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हम लोग कर सकते हैं कैसे, तो हम लोग सबसे पहले ये करेंगे कि आइडेंटिफाई ऑफ प्लेस वेयर रिसोर्स इज फाउंड। हम लोग को ऐसी जगह को पहचानना है या फिर फाउंड यानी पता करना है जहाँ पे रिसोर्स पाया जाता है। दूसरा, अब हम लोग को पता चल गया कि ऐसी प्लेस जहाँ पे रिसोर्स मिल रहे हैं, तो वहाँ पे पॉलिसी फ्रेम कर दो ना भैया, पॉलिसी फ्रेम कर दो, किसके आधार पे, स्किल्स और टेक्नोलॉजी के आधार पे। तीसरा क्या, हम लोग वहाँ के नेशनल रिक्वायरमेंट को चेक करेंगे कि हम लोग को कितना मात्रा में वहाँ पे रिसोर्स को देना है हर एक एक क्षेत्र में। तो क्या क्या समझे इससे, तो हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे प्लेस को जहाँ पे रिसोर्स मिल रहा है हम लोग को। दूसरा क्या करेंगे, तो पॉलिसी फ्रेम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी। एंड तीसरा क्या, नेशनल रिक्वायरमेंट को हम लोग चेक करेंगे। ये सब काम कौन करता है, तो ये सब काम प्लानिंग कमीशन करता था, जो कि अब हट के नीति आयोग हो चुका है, ठीक है। ये 5 साल का प्रोग्राम होता है जो कि 2017 से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझते हैं कि आखिर हम लोग रिसोर्स को कंजर्वेशन कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोग ये तो जान गए कि इंडिस्क्रिमिनेट यूज से ऐसा ऐसा चीज़ हो रहा है, ग्लोबल क्राइसिस भी आ रहा है, तो हम लोग कैसे रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर हम लोग कंजर्व नहीं करते रिसोर्स को तो डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स हो जाएगा, जिसके से उतनी उतनी कारण हो जाएगी, जो हम लोग पीछे पढ़े थे। अब देखो यहाँ पे एक मेन चीज़ है कि गांधी जी ने कहा था कि वी हैव इनफ फॉर एवरीवन्स नीड एंड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, यानी कि हमारे पास इतना रिसोर्स है कि हम लोग आराम से अपने नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम लोग अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, मतलब समझे, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो आगे चलते हैं कि क्लब ऑफ रोम क्या था। क्लब ऑफ रोम एक सिस्टमैटिक मैनर था कि हम लोग कैसे रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं, इसके लिए एक क्लब चलाया गया था जिसको क्लब ऑफ रोम कहा गया है। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, ये देखो क्वेश्चन आया था, मेरे खुद एग्जाम में आया था क्वेश्चन कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल किसने लिखा था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो क्या लिखोगे कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल इज़ रिटन बाय सैचुनेक्स, इसको तुमको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा इसका नेम पूरा। तो सैचुनेक्स ने इसको लिखा था, हम तो यही लिखे थे सैचुनेकर। और ये क्या चीज़ का इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स को लेकर इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। अब देखो ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सबसे पहली बार बताया गया था इस रिपोर्ट में, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे लैंड एज ए रिसोर्स। आखिर हम लोग का ज़मीन भी तो एक रिसोर्स ही की तरह काम आता है ना, जिस पे तुम चल रहे हो वो क्या है, वो एक लैंड है। और लैंड क्या है, एक रिसोर्स है, रिसोर्स है। लैंड क्या है, लैंड एक आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस है, और लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है। बात समझ गए, लैंड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। अब देखो हम लोग के लैंड को यहाँ पे परसेंटेज में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे 27% जो हम लोग का लैंड है वो प्लेट्यू की तरह यूज़ होता है। अब प्लेट्यू क्यों, प्लेट्यू में क्या फ़ायदा है, तो प्लेट्यू से हम लोग को रिसोर्स मिलता है, अधिकतर रिसोर्स हम लोग को प्लेट्यू से मिलता है। और क्या, मिनरल्स मिलता है हम लोग को प्लेट्यू से, समझ गए। प्लेट्यू से क्या मिलता है, तो रिसोर्स मिलता है और मिनरल्स मिलता है। कितना परसेंट ऑक्यूपाई किया हुआ है, 27% ऑक्यूपाई किया हुआ है प्लेट्यू। 43% ऑक्यूपाई किया हुआ है प्लेन्स। प्लेन्स में क्या होता है, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी हो जाता है, समझ गए। और 30% जो लैंड है उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है माउंटेन्स, जिससे यूज़ होता है पेरेनियल रिवर वाटर का। पेरेनियल मतलब समझ लो, पेरेनियल मतलब कि 12 महीने पानी आना, ठीक है। ये चीज़ था इंडिया लैंड अंडर इम्पॉर्टेंट रिलीफ फीचर, समझ गए। अब हम लोग को पढ़ना है कि लैंड यूटिलाइजेशन क्या होता है। तो लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड को हम लोग, लैंड रिसोर्स को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं अपने पर्पस के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लैंड को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट के रूप में यूज़ कर रहे हैं। और सेकंड क्या करेंगे, और दूसरा क्या, जो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसे लैंड जो कि कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, जैसे कि फर्स्टली बैरन लैंड और वेस्ट लैंड। बैरन यानी कि जो बैरन यानी कि ज़मीन जब नहीं सॉइल इरोजन हो जाता है, टूट जाता है ज़मीन, तो वैसे लैंड को। और जो वेस्ट लैंड है जो कि ऑक्यूपाई मतलब अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए, पहला ये हो गया। दूसरा क्या, तो लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज़, यानी कि ऐसे लैंड जो कि नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए
पुट हो चुके हैं, यानी कि रखा चुके हैं, जैसे कि जिस पे बिल्डिंग्स बन चुके हैं, जिस पे रोड्स बन चुके हैं एटसेट्रा। अब देखो तीसरा क्या है, तीसरा हम लोग जान रहे हैं कि ऐसे लैंड जो कि अनकल्टिवेटेड हैं, जो कि कल्टिवेट नहीं हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, जो कि तुमको ग्रेजिंग करने के लिए यानी कि चारा खिलाने के लिए गाय भैंस बकरी को, उन लोग के लिए ये ऑक्यूपाई हो चुका है। और सेकेंडली क्या, जो लैंड जिस पे अनवांटेड प्लांट्स यानी मिसलेनियस टी क्रॉप ग्रुप्स सोन हो चुके हैं, ग्रो हो चुके हैं, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया। अभी बताते हैं नेट सोन एरिया क्या है, फैलो लैंड क्या है, बताते हैं अभी सब। अब देखो कल्चरेबल वेस्ट लैंड, जिसको तुम यानी कि तुम कल्टीवेट तो कर सकते हो इसके ऊपर, लेकिन ये फिर भी वेस्ट लैंड है, यानी कि ऐसे लैंड जिनको लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर, ऐसे लैंड जिसको तुमने 5 एग्रीकल्चरल ईयर के लिए तुमको उसको रख दिया गया है, यानी कि यूज़ नहीं किया है, ठीक है, ऐसे को कल्चरेबल वेस्ट लैंड कहते हैं। अभी इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो फैलो लैंड क्या होता है। देखो फैलो लैंड आर ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्टली इज करेंट फैलो लैंड एंड सेकेंडली इज अदर देन करेंट फैलो लैंड। करेंट फैलो लैंड यानी कि वो लैंड जो कि कल्टीवेशन के लिए लेफ्ट मतलब उसको रख दिया गया है लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर के लिए, यानी कि 1 और 1 से कम एग्रीकल्चरल ईयर के लिए उसको पुट लेफ्ट कर दिया गया है, मतलब अभी उसको नहीं किया जा रहा है उसके ऊपर कल्टीवेशन। क्यों किया जा रहा है ये बताऊंगा आगे। अब देखो दूसरा क्या है, अदर देन करंट फैलो लैंड, यानी कि ऐसे लैंड जिसको तुमने लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट कल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 यानी 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर, यानी 1 से लेकर 5 साल के बीच में उसको तुमने यूज़ नहीं किया है। 1 से 5 साल तक तुमने उसको यूज़ नहीं किया है, लेकिन 5 साल के बाद तुम उसको यूज़ करोगे, और क्यों करोगे तो आगे समझेंगे। देखो नेट सोन एरिया क्या होता है। अब देखो 5वां पॉइंट क्या हो गया, नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया एक फिजिकल एक्सटेंट है हम लोग के लैंड का, जिसपे क्रॉप्स ग्रोन होते हैं, सोन होते हैं, हार्वेस्टेड होते हैं, ठीक है, लैंड का ऐसा फिजिकल एक्सटेंट जिसपे क्रॉप्स ग्रो होते हैं उसको कहते हैं नेट सोन एरिया। अब ऐसे एरिया जिसपे पहले से एक बार सोन हो चुका है, लेकिन उस पे अलग से एक बार और सोन कर दिया गया, यानी कि एरिया सोन मोर देन 1 इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया, यानी कि ऐसे लैंड जो कि एक बार से ज़्यादा बार एग्रीकल्चरल ईयर में प्लस नेट सोन एरिया, इन्हीं को कहते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब क्या है, तो वो लैंड जिन्होंने हमने उसको छोड़ दिया था, कभी कल्चरेबल वेस्ट लैंड जैसे कि उसको मैंने 5 साल तक के लिए लेफ्ट कर दिया गया था, अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया था। फिर दूसरा में 1 साल से कम तक उसका एग्रीकल्चरल के लिए छोड़ दिया गया था, जिसको 1 से लेकर 5 साल तक के लिए छोड़ दिया गया था। आखिर हम लोग ने ऐसा क्यों किया, ताकि हम उस अनकल्टिवेटेड लैंड को छोड़ देते हैं ताकि हम लोग उससे उसकी प्रोडक्टिविटी को रीगेन कर सकें। मेन पॉइंट नोट कर लो इसको। देखो वो लैंड जिसे हम अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं, सो दैट इट रीगेन्स इट्स फर्टिलिटी, वो अपनी प्रोडक्टिविटी को फिर से रीगेन कर लेता है, ठीक है, ये पॉइंट था। चलो और बाकी तो ये तुम लोग समझ ही गए, पढ़ा दिया गया है कि पहला पॉइंट उसको फॉरेस्ट के लिए लैंड को यूटिलाइज़ करते हैं। सेकेंडली हम लोग उसको क्या करते हैं, लैंड जो कि कल्टीवेटेड के लिए अवेलेबल नहीं है, जैसे कि बैरन लैंड और वेस्ट लैंड, और जो कि नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए उसको हम लोग ने छोड़ दिया गया, जैसे कि बिल्डिंग है रोड के लिए। और तीसरा फिर क्या, तो अनकल्टिवेटेड लैंड जो परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड के लिए दे दिया गया है। सेकेंडली मिसलेनियस ट्री ग्रुप्स एंड थर्डली कल्चरेबल वेस्ट लैंड। चौथा फिर ऐसे फैलो लैंड, जैसे कि फैलो लैंड भी 2 तरह के थे, जैसे करंट फैलो लैंड जो कि हम लोग ने उसको कल्टीवेटेड नहीं किया, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 ईयर्स और लेस देन 1 ईयर्स। अब ऐसे फैलो लैंड का जो कि अदर देन करंट फैलो लैंड है, जिसको मैंने 1 से लेकर 5 साल तक के लिए एग्रीकल्चरल ईयर्स के लिए उसको छोड़ दिया गया है, ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर सकें। अब देखो लास्टली पॉइंट क्या है, नेट सोन एरिया है। नेट सोन एरिया यानी कि द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ द इंडियंस लैंड, और इसी को नेट सोन एरिया कहते हैं, जहाँ पे सोन किया जाता है क्रॉप्स को। और सेकेंडली ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, यानी कि मोर देन 1 प्लस नेट सोन एरिया। अब यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। लैंड के भी कुछ पैटर्न होते हैं हम लोग के इंडिया में, जैसे कि 2 फैक्टर से हम लोग का लैंड का पैटर्न हम लोग जांचते हैं, जैसे कि पहला है फिजिकल फैक्टर और दूसरा है ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर यानी कि जो नेचुरल से रिलेटेड होता है, जैसे कि रेनफॉल, क्लाइमेट, टोपोग्राफी। अच्छा रेनफॉल से हम लोग क्या समझे कि वहाँ का सॉइल कैसा है, ठीक है, क्लाइमेट वहाँ का कैसा है,
ढेर गर्मी पड़ता है कि उसका वहाँ पे बहुत ही बरसात हो जाती है। टोपोग्राफी, वहाँ का पहाड़ कैसा है, वहाँ का लैंड किस प्रकार का है, एटसेट्रा। ये हो गया किसमें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ गया, फैक्टर में आ गया तुमको। और सेकेंडली ह्यूमन फैक्टर। अब ह्यूमन फैक्टर क्या होता है, तो ह्यूमन फैक्टर यानी कि टेक्नोलॉजी, वहाँ पे कैसा है, टेक्नोलॉजी भी कुछ वहाँ पर है, या पॉपुलेशन डेंसिटी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जैसे कि बिहार हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, ये सब जगह ऐसा नहीं। तब अब देखो सिंपली यहाँ पे फिर कहा गया है कि इंडिया के पास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का लैंड है, जिसमें से 93% ऑफ लैंड का हम लोग के पास डाटा है। अब आप सोच रहे हो कि 7% कहाँ गया भैया, तो 7% रहते हैं नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन का हम लोग के पास डाटा नहीं है, असम को छोड़ के। और जम्मू एंड कश्मीर का डाटा हम लोग के पास नहीं है, क्योंकि वो चाइना और पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाइड कर लिया गया था। अब तो फ़िलहाल कुछ और ही मामला है, बाप होता है बेटा बेटा। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी भी कभी कभी पूछ देता है कि क्या होता है। तो ऐसे फॉरेस्ट एरिया जो कि 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया होनी चाहिए। फॉरेस्ट एरिया कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए जियोग्राफिकल एरिया का। लेकिन हम लोग के इंडिया में क्या है, कम है। कितना है, तो 23% है हम लोग के इंडिया में। ठीक है, लो हो चुका है हम लोग के इंडिया में। तो ये बहुत ही भयानक स्थिति है, हीट इसीलिए इतना बढ़ रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन यानी कि क्वालिटी ऑफ लैंड डिक्रीजेस। ठीक ना, लैंड डिग्रेडेशन यानी कि लैंड का फर्टिलिटी या लैंड का क्वालिटी को डिक्रीज हो जाना। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है भैया, लैंड का क्वालिटी डिक्रीज क्यों हो जा रहा है? इसका रीज़न ये है, कुछ 5 रीज़न है जो कि आपको नोट करना पड़ेगा। फर्स्टली डिफॉरेस्टेशन समझ गए? हाँ भैया मैं तो समझ गया, लेकिन वो बच्चे का क्या करूँ जो उन्होंने नहीं समझे। तो डिफॉरेस्टेशन यानी कटिंग ऑफ ट्रीज़, मोर एंड मोर कटिंग ऑफ ट्रीज़, डिफॉरेस्टेशन उसको कहते हैं। ओवर ग्रेजिंग किया, या तुम ज़्यादा वहाँ पे ग्रेजिंग करा दे रहे हो, मतलब गाय भैंस को लेकर आ जा रहे हो, बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग करा रहे हो, तो इसलिए लैंड का क्वालिटी का डिक्रीज़ भी हो जाता है। तीसरा ओवर माइनिंग, जैसे कि तुम मान लो बोकारो हो गया, बोकारो में ओवर माइनिंग किया जा रहा है। ठीक है, माइनिंग बहुत किया जाता है, तो उसकी वजह से भी होता है क्वालिटी ऑफ लैंड डिक्रीज़। फिर ओवर इरिगेशन, ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन कर दो तुम एकदम, मतलब अब। फिर क्वायरिंग का मतलब क्या होता है, क्रशिंग एक्टिविटीज़, यानी कि तुम कोई ज़मीन को फोड़ रहे हो और उसमें से तुम कोई नॉन मेटल को निकाल रहे हो। ठीक है, ये हो गया तुमको क्या, क्वेरिंग हो गया। तो ये कुछ 5 रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग का क्वालिटी ऑफ लैंड डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है इसके, देख लो। जैसे कि राजस्थान, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और यूपी में एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। इरिगेशन क्या हो रहा है, वाटर लॉगिंग ज़्यादा हो रहा है। फिर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, तो ओवर ग्रेजिंग हो रहा है भैया। झारखंड में क्या हो रहा है, जो मैंने बोला, ओवर माइनिंग हो रहा है। ठीक है, समझ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो अब हम लोग लैंड को कंजर्व कैसे कर सकते हैं? लैंड को कंजर्व करने का भी तो कुछ तरीका होगा। जैसे कंजर्व कर सकते थे हम लोग रिसोर्स को, तो लैंड को कंजर्व हम लोग कर सकते हैं बाय एफॉरेस्टेशन, जो हम लोग ने लैंड डिग्रेडेशन में पढ़ा था, बस उसी को उल्टा कर देने का है। तो वहाँ पे था डिफॉरेस्टेशन, यहाँ पे क्या हो गया, एफॉरेस्टेशन। वहाँ पे क्या था, ओवर ग्रेजिंग, यहाँ पर हो गया प्रॉपर ग्रेजिंग मैनेजमेंट। वहाँ पे क्या था कि ओवर इरिगेशन, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट वेस्ट को प्रॉपर डिस्चार्ज करना। ठीक है, वहाँ पे था ओवर माइनिंग, यहाँ पर कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटीज़। वहाँ पे क्या था, क्वेरिंग था। यहाँ पर क्या है, स्टेबलाइजिंग ऑफ सैंड ड्यून्स, यानी कि रेत का टीला, तोड़नी बशेर, शेल्टर बेल्ट्स लगाना। ये सब चीज़ क्या है, ये सब चीज़ तुम्हारे को लैंड को कंजर्व तुम ये सब चीज़ से कर सकते हो। एफॉरेस्टेशन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम पेड़ लगा सकते हो। प्रॉपर ग्रेजिंग मैनेजमेंट यानी कि कोई लिमिट में तुम ग्रेजिंग करा सकते हो। फिर शेल्टर बेल्ट्स तुम लगा सकते हो। सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज कर सकते हो। ये सब तो हार्ड सब्जेक्ट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लिख सकते हो। प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ वाटर, अच्छे से इंडस्ट्री से तुम उस वेस्ट को निकाल सकते हो। और कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटीज़ को ओवर मत करो, मतलब ज़्यादा मत करो, कंट्रोल लगाओ उसके ऊपर में। ये सब कुछ पॉइंट हो सकते हैं जिससे तुम लैंड को कंजर्व कर सकते हो। अब सॉइल एज ए रिसोर्स, ये टॉपिक उठता है। यहाँ तक अभी तुमने रिसोर्स और लैंड के बारे में पूरा कंप्लीट कर चुका है। अब मात्र तुमको 40% और डाटा यहाँ पे रह गया है, वो भी तुरंत कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का 10-20 मिनट्स के अंदर में। सॉइल एज ए रिसोर्स, सॉइल भी एक रिसोर्स की तरह काम करता है। हाँ भैया, लैंड आपने बोला रिसोर्स की तरह, तो सॉइल तो होना ही था। तो सॉइल भी एक रिसोर्स की तरह काम आता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, रिसोर्स के
क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल होता है जिसमें मैक्सिमम 6 टाइप ऑफ सॉइल्स होते हैं, जैसे कि फर्स्टली इज़ एलुवियल सॉइल, सेकेंडली इज़ ब्लैक सॉइल, थर्डली इट्स रेड एंड येलो सॉइल, फोर्थली इट्स एरिड, फिफ्थली इट्स एरिड सॉइल एंड सिक्सथली इट्स फॉरेस्ट सॉइल। तो अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने क्या, तो एलुवियल सॉइल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एलुवियल सॉइल देखो सबसे ज़्यादा फैला हुआ सॉइल मटेरियल है हम लोग के इंडिया में, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो कि मोस्ट वाइडली स्प्रेड द सॉइल इट इज़ कॉल्ड एलुवियल सॉइल, यानी कि सबसे ज़्यादा जगह कौन ऑक्यूपाई किया गया है, तो एलुवियल सॉइल किया हुआ है। और कहाँ पे, तो ये तुमको नॉर्दर्न प्लेन्स में तुमको ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है। और देखो इसमें कुछ 3 रिवर्स होती हैं जिनका नाम है गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा, प्लस में MGKC यानी कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है। कृष्णा और इसको कहते हैं CHENUB नहीं होता है छेनब, वही वो है, ठीक है। तो कौन कौन से 3 मेनली कंपोजिशन ऑफ रिवर्स पढ़े, तो गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा और महानदी, गोदावरी, कृष्णा और झेलम, ठीक है। अब क्या समझे, तो देखो इसका कंपोजिशन होता है 2, एक तो तुमको फिजिकल कंपोजिशन हो जाएगा, एक हो जाएगा केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। तो फिजिकल कंपोजिशन में तुमको आ जाएगा सैंड, यानी कि तुमको आ जाएगा सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन में क्या आ जाएगा, तो पोटैश आ जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड आ जाएगा और लाइम आ जाएगा, ठीक है। इसको याद करने के लिए PPL याद रख सकते हो, P फॉर पोटैश, P फॉर फॉस्फोरिक एसिड एंड L फॉर लाइम, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो अगर तुम इतना भी लिख देते हो तो बहुत है, इतना सही क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 पॉइंट लिख दोगे और उसको एक्सप्लेन कर दोगे, बहुत बढ़िया। चलो आगे देख रहे हैं अब हम लोग। तो ये सब एक और चीज़ याद रखना है कि ये ब्राउन इन कलर होता है, यानी कि भूरे रंग का होता है, ठीक। चलो अब देखो आगे क्या कह रहा है, इट कवर्स 40% ऑफ द कंट्री, यानी कि 40% ऑफ द कंट्री ऑक्यूपाई किया हुआ है। चलो अब देखो, अब हम लोग को पढ़ना है खादर और बांगर क्या होता है। तो ये हम लोग क्लास 8-9 से भी पढ़ते आ रहे हैं, तो हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि देखो खादर और बांगर क्या होता है, बीच में उसका डिफ्रेंशिएट ही आ जाता है क्वेश्चन। तो देखो खादर जो होता है ना, वो मेनली फ्लड्स एरिया में पाया जाता है, ठीक है। फाउंडेड मेनली इन फ्लड्स एरिया, जहाँ पे बाढ़ आता है वहाँ पे खादर पाया जाता है। अगर इसको एज के हिसाब से डिवाइड किया जाए दोनों को, तो अगर तो खादर क्या है, नया एलुवियल सॉइल होता है जिसको कहा जाता है न्यू एलुवियल सॉइल, ठीक है। ये लेस फर्टाइल होता है, ठीक है। देखो ये क्या लिख रहा है, इट दिस वेरी लेस और नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ कंकड़ नॉलेज। देखो क्या होता है ना कि यहाँ पर कंकड़ जो कण होता है वो बहुत ही कम होता है या फिर ना के बराबर होता है, ठीक है। देखो तीसरा पॉइंट इसमें कह रहा है ना कि ये ज़्यादा फर्टाइल होता है, सॉरी मैंने पीछे शायद लो कह दिया था, लेस कह, लेकिन जो तुमको खादर वाला पार्ट होता है वो ज़्यादा फर्टाइल होता है कोई भी एग्रीकल्चर करने के लिए, बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। अब आ जाओ बांगर के लिए, तो अगर एज के हिसाब से उसको भी देखा जाए तो वो ओल्ड एलुवियल सॉइल हो जाएगा, यानी कि पुराना एलुवियल सॉइल। और दिस कंटेन्स कंकड़ नॉड्यूल्स, यानी कि यहाँ पे कंकड़ यानी कि कण बहुत सारे होते हैं, ठीक है। कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, कैसे होता है ये अगर तुम्हारा इसके लाइन में जाओगे तो पता चलेगा, ठीक है। नॉट वेरी फर्टाइल, ये फर्टाइल ज़्यादा नहीं होता है, तो नॉट वेरी फर्टाइल एंड नॉट मच सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। अगर ये फर्टाइल ही नहीं है तो एग्रीकल्चर के लिए तो वैसे भी सूटेबल नहीं होगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। तो ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे याद तुमको ध्यान में होना चाहिए कि ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन इसका कैसे होता है, तो ये फॉर्म होता है जब इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होता है ना वो ब्रेक हो जाता है, तब उसके अंदर से जो लावा निकलता है वो किसी भी लैंड पे गिर जाता है तो ब्लैक सॉइल की तरह एक्ट करता है, ठीक है। जब वो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तब इस सॉइल को कहते हैं ब्लैक सॉइल, बहुत बढ़िया। आगे देखो, अब तुमको जो यहाँ पे लिखा हुआ है उतना तुम याद नहीं भी करोगे, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना याद कर लोगे, बहुत इनफ हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो जो ब्लैक सॉइल होता है ना उसके पास गुड मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, यानी कि मॉइस्चर वो बहुत अच्छे से होल्ड कर सकता है, ठीक है। इसीलिए वहाँ पर कॉटन की खेती बहुत अच्छे से हो सकती है, ठीक है। गुड फॉर ग्रोइंग
कॉटन। बहुत बढ़िया। देखो क्या पहले क्या समझा, गुड मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है, दूसरा क्या समझा, गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या होता है ना कि ये तुमको जब भी हॉट वेदर यानी कि गर्मी आ जाता है ना, तो यहाँ पे क्रैक डेवलप हो जाते हैं। तुम देखोगे ना महाराष्ट्र में तुम जाओगे मैच देखने, तो वहाँ पे क्रिकेट जो स्टेडियम होता है वहाँ पे तुम देखोगे तो वहाँ पे ब्लैक सॉइल होता है। ठीक है, जो तुम्हारा वहाँ पे देखोगे तो उसका जो पिच होता है ना, वो जब गर्म में होता, समर में होता है कोई भी मैच, तो वहाँ पे जो क्रैक डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बॉल स्विंग यहाँ पे टर्न लेने लगता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो ये मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल्स होता है, यानी कि क्ले मटेरियल से ये मिलकर बनता है। ठीक है, एक्सट्रीमली। और ये कहाँ कहाँ मिलता है, बस तुमको यही याद कर लेना है, इतना जितना मैं कहा हूँ। ये सब जो यहाँ पे लिखा है रिच इन, ये सब नहीं भी याद करोगे तो चलेगा। ठीक है, चलो देखो कहाँ पे पाया जाता है, तो कवर्स द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, जो मैंने बोला, सौराष्ट्र, मालवा प्लेट्यू, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड इन दिस साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, इनमें से 2-3 याद कर सकते हो कि महाराष्ट्र जो याद हो गया, सौराष्ट्र, फिर मालवा प्लेट्यू। ठीक है, ये भी क्या लिखा है ये भी पढ़ लो। पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट, ठीक है भैया, पुअर होता है फॉस्फोरिक कंटेंट में। और रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 में ये अच्छा होता है, मैग्नीशियम में, Mg में अच्छा होता है, पोटैश में अच्छा हो जाता है, लाइन में अच्छा होता है। और इसके कुछ मेन रिवर्स होते हैं जिसको याद होना चाहिए, गोदावरी और कृष्णा वैली। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या क्या पढ़े, चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के टूटने से। जब तुम्हारा लावा उसमें से सेक्रेट हो जाता है और किसी भी लैंड पे पड़ता है, जब वो ठंडा हो जाता है, तब उस सॉइल को ब्लैक सॉइल कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट पढ़ा था कि एक गुड मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी रखता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉटन का ग्रोथ बहुत अच्छे से हो सकता है। ठीक है, फिर क्या पढ़े, तो मेन रिवर्स इसके पढ़े, तो गोदावरी और कृष्णा वैली देख लिया मैंने। फिर क्या, तो यहाँ पर हॉट वेदर सीजन में क्रैक डेवलप हो जाते हैं लैंड पे। ठीक है, बहुत बढ़िया है। कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो भैया महाराष्ट्र के स्टेडियम, नहीं भैया महाराष्ट्र बोलो, महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, फिर तुमको मालवा प्लेट्यू में यहाँ पे पाया जाता है। बहुत बढ़िया। चलो यहाँ पे कमर्शियल क्रॉप क्या देखा, तो कॉटन देख लिया। अब क्या, तो यहाँ पे फॉस्फोरिक कंटेंट यहाँ पे लो रहता है। ठीक है, फिर यहाँ पे रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फिर तुमको पोटैश हो गया, लाइम हो गया। बहुत बढ़िया, चलो हो गया। यहाँ पर ब्लैक सॉइल भी कंप्लीट हो गया, जिसको रेगर सॉइल भी कहते हैं। अब रेड एंड येलो सॉइल पे देखते हैं क्या है। चलो तो अब देखो रेड एंड येलो सॉइल क्या होता है, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना तुम ध्यान में रख लो, यहाँ पे इतना देखने का जरूरत नहीं है। तो देखो क्या होता है, रेड एंड येलो सॉइल वहाँ पर उगता है जहाँ पे, रेड एंड येलो सॉइल वहाँ पर होता है जहाँ पे लो रेनफॉल होता है, यानी कि बारिश की कमी होती है। ठीक है, समझ गए भैया, पानी की कमी होती है, इसकी वजह से रेड एंड येलो सॉइल वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूछ देता है क्वेश्चन कि वाई रेड एंड येलो सॉइल इज अकर्स इन येलो एंड वाई इट इज़ इन रेड। तो येलो क्यों होता है, तो जब तुम्हारा जो सॉइल रहता है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, जब वहाँ पे वाटर अच्छे से मिल जाता है वहाँ पे, तो वो येलो रंग शो कर देता है। ठीक है, रेड क्यों, वहाँ पे रेडिश कलर क्यों फॉर्म कर देता है, ड्यू टू डिफ्यूज़न ऑफ आयरन की वजह से, वहाँ पे डिफ्यूज़न हो जाता है आयरन का इन क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, याद करना पड़ेगा ये थोड़ा सा तुमको। चलो अब देखो ये तुमको यहाँ पे लो रेनफॉल है, इसलिए यहाँ पर अगर तुमको कल्टीवेशन करना होगा तो तुमको इरिगेशन मतलब वाटर का ज़रूरत पड़ेगा ढेर सारा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ये समझ गए। कहाँ पे मिलता है, तो फाउंड इन ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट्स, या उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पे मिलता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। रेड एंड येलो सॉइल समझ गए, एक बार फिर से रिकैप करा देते हैं। तो रेड एंड येलो सॉइल का ये सब लो रेनफॉल में सॉइल पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर कल्टीवेशन करना है तो तुमको यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना पड़ेगा, यानी कि वाटर ज़्यादा देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे रेड क्यों होता है, तो जब डिफ्यूज़न ऑफ आयरन हो जाता है यहाँ पे क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक के बीच में। और येलो क्यों हो जाता है, क्योंकि जब सॉइल हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है तो येलो हो जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। तो अब देखो लिखा है यहाँ पे लैटराइट सॉइल। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, लैटराइट सॉइल के बारे में पढ़ना है। तो लैटराइट सॉइल फॉर्म्ड होता है लीचिंग प्रोसेस के द्वारा। ये लीचिंग प्रोसेस क्या होता है, तो अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। लीचिंग प्रोसेस मतलब यानी कि प्लेन से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेना जब वाटर फ्लो करता है और कहीं डिपॉजिट कर देता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यानी कि जो प्लेन हो गया तुम्हारा, उससे जितना भी उसके अंदर का न्यूट्रिएंट है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, लीचिंग प्रोसेस को कहते हैं, ध्यान से सुनना। जब वाटर उसमें फ़्लो करता है, जैसे ही कोई भी वाटर उसमें फ़्लो करता है और कहीं डिपॉजिट करता है जो मटेरियल को, देखो क्या वाटर कहीं से तुम्हारा आया और उसको डिपॉजिट करते गया, प्लेन से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके, तो उस जगह को कहते हैं
लैटराइट सॉइल, और इस फॉर्म प्रोसेस हो जाता है लीचिंग प्रोसेस। बहुत बढ़िया। अब देखो सिंपली इतना कुछ देखना नहीं है, सिंपली मेरी बात सुनो। देखो लैटराइट सॉइल एक ऐसा सॉइल होता है जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है और तुम्हारा यहाँ पर हाई रेनफॉल होता है, ठीक है। हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर होता है, पहला पॉइंट ये लिख सकते हो, ठीक है। हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर। देखो यहाँ का ह्यूमस बहुत ही लो होता है। क्यों लो होता है? क्योंकि हाई टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ के बैक्टीरिया मर जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर ह्यूमस का कंटेंट बहुत लो रहता है। तो अगर हम लोग को इसको कल्टीवेशन के लिए बढ़िया बनाना है तो हम लोग को यहाँ पे एडिक्वेट अमाउंट में ह्यूमस और फर्टिलाइज़र्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि ये कल्टीवेशन करने के लिए कुछ सही हो सके, ठीक है। यही है। और ये कहाँ कहाँ मिलता है? तो ये तुमको मिल जाता है तुमको तमिलनाडु में, केरला में, तुमको आंध्र प्रदेश में, तुमको महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, ये सब जगह पे तुमको मिल जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। भैया महाराष्ट्र में, हाँ तो महाराष्ट्र में देखो तुमको वो भी मिल रहा था, ये क्या नाम है इसका, ब्लैक सॉइल मिल रहा था तुमको महाराष्ट्र में, लेकिन फिर भी तुमको यहाँ पर लैटराइट सॉइल भी मिलेगा, ठीक है। ये इतना समझ गए। अब देखो एक यहाँ से क्वेश्चन उठ कर आ जाता है, यहाँ पर कॉमर्शियल क्रॉप कौन कौन से हो गए? तो यहाँ पे टी और तुमको टी और तुमको कॉफ़ी यहाँ पर गुड होता है, मतलब गुड फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। ये तुमको देखो, और यहाँ पे तुमको पूछ देगा कि स्टेट का नाम बताओ जो कि कैशू नट को ग्रोस करते हैं, तो तुमको बताना पड़ेगा कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला ऐसे कंट्री ऐसे स्टेट हैं जो कि तुमको कैशू नट्स को ग्रो करते हैं। कौन कौन से? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला। बहुत बढ़िया। कौन कौन से? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला। आगे देखते हैं। देखो अब हम लोग को पढ़ना है एरिड सॉइल, ठीक है। एरिड सॉइल क्या होता है? एरिड का मतलब होता है ड्राई, यानी कि जहाँ पे बारिश कम होती है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर हो गया। पहला पॉइंट लिख सकते हो कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर होता है और लेस रेनफॉल होता है, ठीक है। बहुत कम वर्षा होती है। तो भैया कम वर्षा होती है, इसका मतलब यहाँ पे क्रॉपिंग अच्छे से नहीं हो सकता है। तो हाँ भैया, क्रॉपिंग अच्छे से नहीं हो सकता है। और हाई टेम्परेचर है इसलिए यहाँ पे ह्यूमस भी नहीं होगा, लैक इन ह्यूमस एंड मॉइस्चर हो जाएगा, ठीक है। नॉट वेल फर्टाइल होगा, यानी कि यहाँ पे अच्छे से खेती नहीं हो सकती है। इसका कलर रेड टू ब्राउन होता है, ठीक है। ये सैंडी होता है, यानी कि ये क्या, जैसे तुम्हारा बालू होता है ना, वैसा सैंडी होता है तुम्हारा टेक्सचर में, और सॉल्टी होता है अगर इसको तुम टेस्ट करोगे, ठीक है। सैलाइन इन नेचर होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो, ये तुमको जानना जरूरी है कि सांभर लेक इज़ वेल नोन एज प्रोडक्शन ऑफ NaCl, यानी कि जो कॉमन सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, वो तुमको सांभर लेक में ही बहुत अच्छे से प्रोडक्शन होता है। कैसे NaCl प्रोड्यूस होता है? तो इवेपोरेशन के द्वारा प्रोड्यूस होता है सांभर लेक से। चलो एक क्वेश्चन का नंबर तुम्हारा यहाँ पर आ जाता है, ये तुम्हारा हो जाएगा। कहाँ कहाँ मिलता है? तो तुमको हरियाणा में मिल जाएगा, वेस्टर्न राजस्थान में मिल जाएगा, पंजाब में मिल जाएगा, रन ऑफ कच्छ इन गुजरात में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंकड़ नोड्यूल्स सब मिलते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो अब आगे देखते हैं क्या है। फॉरेस्ट सॉइल अब हम लोग को पढ़ना है, लास्ट है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉरेस्ट सॉइल, जो कि आखिरी सॉइल का टाइप हो जाएगा। तो फॉरेस्ट सॉइल को माउंटेन सॉइल भी कहते हैं क्योंकि ये माउंटेनियस रीजन में पाया जाता है, ठीक है। माउंटेनियस रीजन में पाया जाता है तो यहाँ पे तुमको बारिश की संख्या कम हो सकती है, पहली बात, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता होगा, ठीक है। स्नो से कवर्ड होता होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो समझ गए तुम। यहाँ से ही तुम निकाल सकते हो बहुत सारे पॉइंट। तो पहला पॉइंट निकाल दोगे तुम, फाउंडेड इन हिली एंड माउंटेनियस रीजन, ठीक है। दे आर एसिडिक इन नेचर। क्यों एसिडिक इन नेचर? क्योंकि स्नो से कवर्ड रहते हैं, और एसिडिक रेन का नाम तुमने जरूर सुना है, ठीक है। एसिडिक इन नेचर एंड हैव लो ह्यूमस, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर लो रहता है, तो लो भी अच्छा नहीं होता है बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। बैक्टीरिया ना ज़्यादा हीट में ना ज़्यादा कोल्ड में रह पाता है, ठीक है। दिस सॉइल आर फर्टाइल इन रिवर ट्रेसेस, ठीक है। ये सॉइल उतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता है, फर्टाइल होता है तो रिवर ट्रेसेस में होता है, एलुवियल फैंस में होता है। इतना नहीं पढ़ने का जरूरत है, बस समझ लो लेस फर्टाइल होता है, ठीक है। और देखो इसका टेक्सचर होता है लोमी, और क्या होता है? लोमी और तुमको सिल्टी होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये तुमको स्लीपी टाइप लगेगा और ज़्यादा तुमको यहाँ पे फिसलन रहेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो इसी के साथ तुम्हारा हो चुका है फॉरेस्ट सॉइल भी कंप्लीट। तो एक बार सबका हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। पहला हम लोग ने पढ़ा था एलुवियल सॉइल। उसमें क्या था? ये सबसे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, यानी कि मोस्टली वाइडली स्प्रेड, 40% ऑफ द कंट्री का लिया हुआ है, ठीक है। क्या पढ़ा था? मेन रिवर इंडस, ब्रह्मपुत्रा और क्या? गंगा, ठीक है।
और क्या पढ़ा था, ये कहाँ पाया जाता है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स में ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है, इसका कंपोजिशन पढ़ा था, फिजिकल कंपोजिशन यानी कि सैंड, सिल्ट और क्ले। केमिकल पढ़ लिया था, पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम पढ़ा था। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना भी तुम लिख दोगे तो बहुत है तुम्हारे लिए। चलो अब देखो, तो इसके बाद हम लोग खादर और भांगर पढ़े थे। इसमें खादर न्यू एलुवियल सॉइल होता है, भांगर ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है। यहाँ पे खादर में कंकड़ नहीं होते हैं तो भांगर में कंकड़ होते हैं। ये फर्टाइल होता है, खादर फर्टाइल होता है एग्रीकल्चर के लिए, बट ये फर्टाइल नहीं होता है। ठीक है, अब ब्लैक सॉइल उसके बाद हम लोग पढ़े थे, तो ब्लैक सॉइल को रिगुर सॉइल भी कहा जाता है। ठीक है, ब्लैक सॉइल इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के टूटने से जो लावा निकलता है उससे बनता है। ठीक है, यहाँ पे तुमको हॉट वेदर में इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं तुम्हारे लैंड पे। ठीक है, ये गुड मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है जिसके द्वारा यहाँ पर कॉटन का ग्रोथ बहुत अच्छे से हो जाता है। बहुत बढ़िया, ये महाराष्ट्र सौराष्ट्र का जगह ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट में होता है। यहाँ पे कॉमर्शियल क्रॉप तुमको हो जाता है कॉटन, और एलुवियल सॉइल में कॉमर्शियल क्रॉप हो जाता है वीट, राइस और सीरियल क्रॉप। याद रखना, वीट, राइस और सीरियल क्रॉप होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि रेड एंड येलो सॉइल क्या होता है। तो रेड एंड येलो सॉइल तुम्हारा देखो, रेड एंड येलो सॉइल तुम्हारा लो रेनफॉल एरियाज़ में होता है, ये तुम लोग ने जाना। फिर जहाँ पे तुमको वाटर के लैंड पे ज़्यादा होगा वहाँ पे येलो कलर शो करेगा, और जहाँ पे डिफ्यूज़न ऑफ आयरन होता है वहाँ पे रेड कलर शो करेगा। ठीक है, ये तुमको ईस्टर्न साउथर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में पाया जाता है, और तुमको उड़ीसा छत्तीसगढ़ में भी मिलता है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिए। चलो अब देखो क्या है, तो अब हम लोग उसके बाद पढ़ना था लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल पढ़ लिया है जो कि लीचिंग प्रोसेस से बनता है। लेटराइट देखो, लेटराइट कैसे होता है, तो ये लीचिंग प्रोसेस से बनता है। लीचिंग यानी कि जब वाटर फ्लो करता है तो वो डिपॉजिट कर देता है पार्ट्स को, उसके द्वारा बनता है। ठीक है, ये तुमको पुअर इन ह्यूमस होता है क्योंकि यहाँ पर हाई टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे लो रेनफॉल होता है। ठीक है, इसको तुमको अगर करना है तो यहाँ पे तुमको इरिगेशन फैसिलिटीज़ इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, ये एसिडिक इन नेचर होता है लेटराइट सॉइल, और जनरली डिफिडेंट प्लांट न्यूट्रिएंट। और देखो यहाँ पर गुड फॉर ग्रोइंग, यहाँ पे कॉमर्शियल क्रॉप हो जाएगा टी, और तुमको कॉफ़ी हो जाएगा। और कैश्यू नट्स का कौन कौन प्रोडक्शन करता है, तो तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश करता है। ठीक है, महाराष्ट्र उड़ीसा में भी ये पाया जाता है। और यहाँ तक लेटराइट सॉइल समझ गए। लेटराइट सॉइल के बाद अब हम लोग को पढ़ना था एरिड सॉइल। तो एरिड सॉइल ड्राई यानी कि ये तुमको राजस्थान वाले प्लेस पे पाया जाता है, जहाँ पे तुमको हाई टेम्परेचर रहता है लेकिन वाटर लो होता है, वाटर का रेनफॉल बहुत कम होता है। ठीक है, समझ। फिर ये तो यहाँ पे तुमको कंकड़ नोड्यूल्स भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये रेड टू ब्राउन कलर का होता है, और इसका टेक्सचर तुम्हारा सैंडी होता है और सॉल्टी होता है नेचर में। ठीक है, ये वेल फर्टाइल नहीं है, या कि फर्टाइल यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पर तुमको अच्छे से तुम्हारा कल्टीवेशन नहीं हो सकता है एरिड सॉइल में। और देखो यहाँ पर सांभर लेक वेल नोन है काय कि NaCl प्रोड्यूस करने के लिए इवेपोरेशन के द्वारा। इसके बाद हम लोग को पढ़ना था फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल को माउंटेन सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, ये माउंटेनियस रीजन में पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे कोल्ड रीजन होता है। तो यहाँ पर ये तुमको क्या होता है, यहाँ पे तुमको मॉइस्चर लो हो जाता है, यानी कि ह्यूमस लो हो जाएगा। एसिडिक इन नेचर रहेगा ड्यू टू स्नो, एंड इसका ट्वाइली टेक्सचर हो जाएगा लोमी, और सिल्टी हो जाएगा यानी कि स्लीपी हो जाएगा। ठीक, ये सॉइल तुम्हारा लेस फर्टाइल रहता है। फिर फाउंटेन इन हिली माउंटेन जो बोल दिया, ये तुमने पढ़ा था। ये माउंटेन तुमको, ये जो सॉइल होता है ये तुमको स्नो कवर्ड एरियाज़ में होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा हो चुका है कंप्लीट रिवीजन बहुत बढ़िया से। अब तुम लोग के दिमाग में इसके प्रति कोई शंका नहीं रहेगा। चलो अब आगे पढ़ते हैं हम लोग सॉइल इरोजन के बारे में। तो अब देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉइल इरोजन क्या होता है। तो देखो क्या डिफिनेशन लिखा है, द डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंटली वाशिंग इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। यानी कि जो सॉइल क्या होता है, एक ऊपरी परत होता है लैंड का, अगर वही रिमूव हो जाए या डेन्यूडेट हो जाए यानी कि ख़त्म होने लगे, तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग, सॉइल इरोजन कहते हैं। यानी कि सॉइल का इरोजन हो जाए, क्या कहते हैं, जैसे कि तुमको कोई भी मिट्टी है तुम्हारा जो लैंड के ऊपर में है, वहाँ पे से वो मिट्टी हटने लगे, वो मिट्टी में दरार आ जाए, वो सब चीज़ हो जाए, तो वो सब सॉइल इरोजन के अंदर में आ जाएगा। तो डेफिनेशन क्या था, द डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंटली वाशिंग इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। ठीक है, अब देखो सॉइल इरोजन का क्या कारण हो सकता है। पहला तो हो सकता है नेचुरल फैक्टर कि भैया प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है। फिर दूसरा ह्यूमन फैक्टर हो जाएगा। प्राकृतिक के द्वारा कैसे, तो अगर वाटर उसके ऊपर फ्लो करने लगे ज़्यादातर तो फिर वो डेन्यूडेट हो जाएगा। ठीक है, या फिर विंड ज़्यादातर उसके ऊपर विंड पड़ने लगे तो वहाँ पर सॉइल ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ह्यूमन फैक्टर के द्वारा कैसे, हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं उसके द्वारा हो जाएगा, ओवर माइनिंग कर रहे हैं उसके द्वारा हो जाएगा, फिर पुअर फार्मिंग टेक्निक्स हम लोग यूज़ करेंगे उसके द्वारा हो जाएगा, फिर ओवर ग्रेजिंग करेंगे उसके द्वारा हो जाएगा। ठीक है,
अब हम लोग को पढ़ना है गली इरोजन कैसे होता है, ठीक है। तो गली इरोजन कैसे होता है, तो देखो गली इरोजन में क्या होता है ना कि जब भी जो कोई तुम्हारा वाटर फ्लो करता है कोई जगह से, तो एकदम उसी के ऊपर पड़ते 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 वहाँ पे गली लाइक डीप चैनल वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, जिसको बैड लैंड भी कहते हैं, ठीक है। और इसी को ये अनफिट हो जाता है एग्रीकल्चर के लिए, कल्टीवेशन के लिए, जिसको गली इरोजन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा चैमल रिवर। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है शीट इरोजन। तो शीट इरोजन अब हम लोग को पढ़ना है। शीट इरोजन में क्या होता है ना कि जो टॉप सॉइली हो जाता है वो पूरा का पूरा ही वाटर लेके चल जाता है, ठीक है। उसको कहते हैं शीट इरोजन, यानी कि वाटर समटाइम्स फ्लो एज ए शीट, ठीक है, ओवर लार्ज एरियाज डाउन ए स्लोप, दिस इज कॉल्ड शीट इरोजन, इट कैरीज अवे द टॉप सॉइल। बहुत बढ़िया। चलो आप देखो विंड इरोजन क्या होता है, तो विंड ब्लोज एंड कैरीज अवे द टॉप सॉइल। वही चीज़ जो बोला, विंड ब्लोज जब तेज़ी से होता है तो वो टॉप सॉइल को रिमूव कर देता है। अच्छा, अब हम लोग इस सॉइल को कंजर्व कैसे करें, ठीक है। सॉइल को कंजर्व हम लोग कर सकते हैं कॉन्टोर प्लोइंग से। कॉन्टोर प्लोइंग क्या होता है भैया, तो कॉन्टोर प्लोइंग में तुमको जैसे यहाँ पे तुमको क्या होता है ना, इसमें तुमको खोद के जो ज़मीन को है, खोद के उसके अंदर तुमको क्रॉप डाल के उसको उगाते हो, ठीक है। टेरेस फार्मिंग में क्या करते हो तुम कि टेरेस में मतलब मान लो तुमको ये कोई भी अगर तुम्हारा रहे माउंटेन रहे, तो माउंटेन में तुम एक टेरेस यानी कि सीढ़ी टाइप तुम ब्लॉक्स बना के वहाँ पे तुम प्लांटिंग कर देते हो, क्रॉपिंग कर देते हो, ताकि वहाँ पे विंड और वाटर का इतना अच्छा तुमको प्रभाव ना पड़े, ठीक है। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है ना कि स्ट्रिप क्रॉपिंग में तुम एकदम कतार से लाइन से तुम स्ट्रिप क्रॉपिंग में तुम चारों तरफ से कतार से वहाँ पे तुम पेड़ को लगा देते हो ताकि वो विंड से तुमको बचा सके, ठीक है। शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है, जब तुम अगर किसी भी माउंटेन एरियाज़ में जाओगे ना, तो तुम जैसे ही गाड़ी से ट्रैवल करोगे तो तुम्हारे आसपास में एकदम स्ट्रेट रो में तुमको बड़े बड़े एकदम ट्रीज तुमको मिलेंगे, जो कि वाटर से प्रोटेक्ट करते हैं और तुमको सॉइल को कंजर्व करते हैं। यहाँ के साथ तुम्हारा हो चुका है पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट, द रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हो चुका है पूरा का पूरा फिनिश। और चलो तुम लोग का ये चैप्टर में अब कोई भी डाउट रहा नहीं होगा मेरे हिसाब से। कहीं पे भी कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट मीट यू इन दी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।